नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं इस हिंदी नेट जेआरएफ सिलसिले में। देखिए, यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम हैं जुलाई में होने वाले हैं और इसी से रिलेटेड जो मैं कंटेंट लेके आया हूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने लाया हूं रिवीजन पर्पज़ से। लास्ट टाइम में रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम पढ़ बहुत बार लेते हैं, रिवीजन न करने के कारण हमें आती हुई चीज़ें भी हम गलत कर देते हैं। तो चलिए, हम उन चीज़ों को देखेंगे, उन तथ्यों को देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और उनसे प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए और चीज़ों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इसके नोट्स के लिए, ये जो नोट्स है, इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि साहित्य गुरु के नाम से है, और इसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप लिंक से डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे और आप सारे नोट्स पा सकते हैं। नोट्स के लिए कोई पैसे नहीं पे करने, सब फ्री है। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। रचना काल जो है 1946 ईस्वी है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और 1946 की रचना है। और इस उपन्यास की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध कवि बाण भट्ट के जीवन से संबंधित है। द्विवेदी जी ने जनश्रुतियों के आधार पर ही बाण भट्ट के जीवन प्रसंगों का चित्रण उपन्यास में किया है। इसके अतिरिक्त प्राय सभी पात्र काल्पनिक है, जिनकी सृष्टि उपन्यासकार ने बाण भट्ट के चरित्र के विकास के कथा के साथ किया है। प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवन दस्तावेज है। जो बाण भट्ट की आत्मकथा जो कथानक है इसका, वह इस प्रकार से है। वहीं देखिए, इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन है। बाण भट्ट है, निपुणिका है, नियोनिका है, और देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनके उपन्यास कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है 1946 का उपन्यास है। वहीं देखिए, चारू चंद्र लेखा 1963 ईस्वी का उपन्यास है। पुनर्नवा 1973 ईस्वी का है। और है अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी का है। और देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वह 1907 ईस्वी माना जाता है। वहीं जो इनका जन्म स्थान है आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, इनका जो जन्म है 1907 में हुआ। वहीं देखिए, 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य में जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सभी उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। वहीं देखिए, आलोक पर्व निबंध संग्रह पर इन्हें 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आलोक पर्व इनका निबंध है जिन पे इनको 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम बात कर रहे हैं, और जो 1972 में इनको पुरस्कार मिला है, किस निबंध पर मिला है? आलोक पर्व पर। तो ये चीज़ें याद करती चलने हैं। वहीं देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वहीं देखिए, उनके संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित है। जितने भी इन्होंने रचनाएं रची हैं, इन सभी को एक जगह संकलित करके 11 खंडों में प्रकाशित किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से। वहीं देखिए, मैला आंचल जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की है, और विधा जो है उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। पात्र जो है डॉक्टर प्रशांत कमला, जिसको हम कमली के नाम से भी जानते हैं, बलदेव और कालीचरण, वामनदास आदि इसके प्रमुख पात्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं देखिए, विषय इसका कथानक 1946 से 1948 ईस्वी के बीच का है, मतलब स्वतंत्रता के बीच का है। 1946 से 48 ईस्वी के बीच का है। वहीं देखिए, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। जो इसका पात्र, या जो इसका हम कह सकते हैं कि मतलब अंचल ही पात्र, वो नायक बन गया है, मेरीगंज। तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। वहीं देखिए, ग्रामीण अंचल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ को चित्रित किया गया है। ग्रामीण जीवन में जो आंचलिक चीज़ें होती है, संस्कृति, वहाँ के बोल चाल, रीति रिवाज, जो भी सारी चीज़ें होती है, मतलब अंधविश्वास, ये सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। वहीं देखिए, झूठा सच
जो रचना है यशपाल की रचना है और उपन्यास विधा में है। 1958 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, मतलब मैला आंचल के महज 4 वर्ष बाद। देखिए विषय क्या है इसका, भारत के राष्ट्रीय सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है। वहीं देखिए झूठा सच में क्या है, यशपाल है उपन्यास 1958 में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय व सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है। देखिए राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल की रचना है, उसमें देखिए उपन्यास विधा की रचना है और 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन हमें देखने को मिलता है। देखिए इसका विषय क्या है, पूर्वांचल के गांव शिवपालगंज के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। मतलब जो इसमें गांव है शिवपालगंज, उसी के अंदर जो भी आंचलिक चीज़ें हैं उसका वर्णन किया गया और सारी चीज़ों को समाहित किया गया है। और देखिए मानस का हंस जो कि अमृतलाल नागर की रचना है और उपन्यास विधा की रचना है और 1972 ईस्वी की रचना है, प्रकाशन हुआ 1972 ईस्वी में। और इसके जो पात्र हैं, मैना कहारिन है, बतासु है, रत्ना है, श्यामों की बुआ, बाबा तुलसीदास, राजा रजिया नाम से पुकारे जाने वाले पात्र, बाबा से आयु में एक दिन छोटे, संत बेनी माधव, सुकरखेत निवासी शिष्य, 50-55 वर्षीय। वही देखिए विषय क्या है, यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। जो नागर जी की रचना है तुलसीदास जी पर आधारित है और इसमें तुलसी के व्यक्तित्व की विभिन्न परतों को उजागर किया गया है। वहीं देखिए व्यक्तित्व के साथ साथ इनके कृतित्व का भी उल्लेख किया गया है। मतलब तुलसीदास के व्यक्तित्व का तो मतलब जानकारी दी है कि मतलब तुलसीदास कैसे थे, लेकिन उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, उनका क्या क्या कर्म किए हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। वहीं देखिए आपका बंटी जो कि मन्नू भंडारी की रचना है उपन्यास विधा की और 1971 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, वहीं देखिए बाल मनोविज्ञान का उपन्यास है, तलाकशुदा दंपत्ति का उसकी संतान पर देखिए जो ये रचना है आपका बंटी, बाल मनोविज्ञान का उपन्यास है, तलाकशुदा दंपत्ति का उसकी संतान पर पड़े प्रभाव का चित्रण किया गया है। वहीं देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जिनकी रचना थी मैला आंचल जो कि 1954 में प्रकाशित हुई थी, उन्हीं की रचना है। उनका जो जन्म है, फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है 1921 से 1977 के बीच माना जाता है। देखिए यह भी पूछा जाता है कि सीक्वेंस से लगाइए कि कौन सा जो लेखक है, रचनाकार है, कब जन्मा, और मतलब सीक्वेंस से लगाने के लिए आता है कि बड़े से छोटे में लगाइए। तो देखिए इनका जो जन्म है 1921 है और प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं और उपन्यास इनकी है प्रति परिकथा जो कि 1957 ईस्वी की है, दीर्घ तपा 1964 ईस्वी की है, जुलूस 1965 ईस्वी की है, कितने चौराहे 1966 ईस्वी की है, पलटू बाबू रोड 1969 ईस्वी की है और भी इनकी रचनाएं हैं जैसे कि मैला आंचल 1954 ईस्वी की। वहीं देखिए यशपाल जो कि एक मार्क्सवादी लेखक के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं और इन पे मार्क्स का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए इनके भी हम देखते हैं। इनका जो जन्म है 1903 से 1976 ईस्वी। वहीं जो रचनाकार थे फणीश्वर नाथ रेणु, उनका जो जन्म था 1921 और इनकी रचना है दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी। और ये जो दिव्या उपन्यास है बहुत बार पूछा जाता है कब की रचना। दिव्या जो है 1945 ईस्वी की है, पार्टी कॉमरेड 1946 ईस्वी की है, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी आदि की है। ठीक है, वहीं देखिए श्रीलाल शुक्ल का जो जन्म है 1925 ईस्वी से 2011 ईस्वी और यही जन्म का समय जो है मोहन राकेश का भी है, श्रीलाल शुक्ल वाला ही। तो 1925 में ही मोहन राकेश और श्रीलाल शुक्ल दोनों का जो जन्म वर्ष है ये माना जाएगा। और उपन्यास देखिए सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी में इनकी रचना है, अज्ञातवास 1962 ईस्वी,
सीमाएं टूटती है 1973 ईस्वी, पहला पड़ाव 1987 ईस्वी। और देखिए मन्नू भंडारी की जो रचनाएं हैं उपन्यास, महाभोज 1989 ईस्वी, स्वामी 2003 ईस्वी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और हमें देखने को मिलती है। तो देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप हो सके तो इसका 2 से 3 मतलब 5 से 10 बार रिवीजन कीजिए, चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न जो है इन्हीं से बनते हैं, और आजकल जो है मॉडर्न आधुनिक मतलब जो साहित्य है उससे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगले रिवीजन सीरीज़ में मिलेंगे और नए चीज़ों को देखेंगे। धन्यवाद।